CBSE क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट। आज CBSE क्लास 10 सोशल स्टडी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है मनी एंड क्रेडिट। इस मनी एंड क्रेडिट में हम जानेंगे मेनली यहाँ पे जो हम चीज़ें पढ़ेंगे वो होगी हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी एंड हाउ दे आर लिंक्ड विद द बैंकिंग सिस्टम। In the second half of this chapter, you will know about the credit and how it impacts borrowers depending upon the situations. So, go through these notes and this lecture, and you can also download our social study class 10 notes in the PDF format. Future reference for your exam for offline study. Links are given in the description. इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको PDF फॉर्मेट टाइप नोट्स के आपको लिंक मिल जाएंगे। तो उस चीज़ के लिए वहाँ पे क्लिक करके PDF फॉर्मेट में इसके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे मेनली जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं वो इस चैप्टर में हम मेनली स्टडी करेंगे वो डिफरेंट थिंग्स होगी। एक मनी होगी, एक क्रेडिट होगी। जिसमें मनी के बारे में तो सबको पता होगा कि मनी भी एसेंशियल भी है, लेकिन वो चीज़ें हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। हम देखेंगे इकोनॉमिक्स के अंदर में मनी की क्या अहमियत है और क्रेडिट्स की क्या अहमियत है। इम्पोर्टेंस ऑफ मनी एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमिक्स। तो इस चैप्टर में मेनली हम यही पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखिए ताकि कंप्लीटली बात आपको समझ में आए चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट से, और एग्ज़ाम में आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कि मनी क्या होता है। तो मनी जो होता है वो एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जब आज से बहुत दिनों पहले जाएंगे तो मनी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। Money acts as an intermediate in the exchange process. It is called a medium of exchange. A person holding money can easily exchange it for any commodity or services that he or she might want. Money as a exchange medium of the exchange यूज़ किया जाता है कि अगर हमारे पास मनी है तो हम उसको किसी भी एक्सचेंज के लिए यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो हमारा किसी भी तरह का एक्सचेंज हो, चाहे वो कमोडिटी से रिलेटेड हो या फिर हमारी कोई सर्विसेज हो, तो एक एक्सचेंज होता है। क्योंकि मनी को एक्सचेंज ऑफ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोला जाता है, इसीलिए कि हम मनी के बदले में कोई दूसरे सामान एक्सचेंज करते हैं। अब हम मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हम अगर कुछ परचेस करते हैं तो हम एक्सचेंज करते हैं, क्योंकि हम पैसे देते हैं और उसके बदले में वो कमोडिटी हम सामान लेते हैं। या फिर अगर हम ट्रैवलिंग करते हैं तो हम उसकी सर्विसेज लेते हैं और उस सर्विसेज को हम अपने पैसे से एक्सचेंज करते हैं। तो ये होता है मनी एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा टर्म होगा हमारा मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी। कि मनी का मॉडर्न फॉर्म क्या है। अगर इसको बहुत पहले देखें अर्ली एजेस की बात में, तो इंडियंस यूजेस ग्रेन्स एंड कैटल्स एज मनी। कि बहुत ही अर्ली एज में अगर हम जाते हैं तो इंडियंस जो थे वो ग्रेन्स एंड कैटल्स को मनी के फॉर्म में यूज़ करते थे। तो वो कैसे यूज़ करते थे। तो अब ग्रेन्स हुआ करता था। अब डिफरेंट टाइप के ग्रेन्स हैं, राइस है, वीट्स है या फिर पीज है, तो ये सारी चीज़ें ग्रेन्स में आती है। तो एक ग्रेन किसी दूसरे पर्सन को देते थे तो वो दूसरा ग्रेन हमें देता था। अगर हम मानकर चलते हैं कि हम वीट किसी से एक्सचेंज करना है, राइस हमारे पास नहीं है, हमारे पास वीट है, तो जिसके पास राइस है उसको क्या करना है। तो जिसके पास राइस है तो हम उसे वीट देंगे और वो हमें राइस देगा। तो मनी के तौर पे वो ग्रेन्स का ही यूज़ करते थे, कैटल्स का यूज़ करते थे, जानवरों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन देयर आफ्टर केम द यूज़ ऑफ मेटेलिक कॉइन्स। उसके बाद मेटेलिक कॉइन का इन्वेंशन किया गया, गोल्ड कॉइन का इन्वेंशन हुआ, सिल्वर का, कॉपर कॉइन का इन्वेंशन हुआ।
ए फेज विच कंटिन्यूज विल इनटू द लास्ट सेंचुरी, जो कि लास्ट सेंचुरी तक चला। और नाउ द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी इंक्लूड करेंसी। उसके बाद जो है क्वाइंस हुआ करते थे। कैटल के एक्सचेंज के बाद क्वाइन आया मेटेलिक का, गोल्ड सिल्वर कॉपर के क्वाइंस आ गए। ये लास्ट सेंचुरी तक जो है चलता रहा, लास्ट सेंचुरी तक। लेकिन इसके बाद जो मॉडर्न फॉर्म आ गया मनी का, वो आया करेंसी। जो करेंसी हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं वो पेपर नोट्स हैं और हमारे पास कुछ क्वाइंस हैं, तो ये करेंसी है। तो अभी जो मनी का फॉर्म है मॉडर्न फॉर्म में, वो मॉडर्न फॉर्म क्या हो जाएगा, तो वो करेंसी हो जाएगी। द मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनी इज करेंसी एंड डिपॉजिट आर क्लोजली लिंक्ड टू द वर्किंग ऑफ द मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम। तो ये मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम से क्या करता है, वर्क करता है, जिसमें डिपॉजिट है एंड करेंसी आते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी करेंसी हो जाएगा हमारा। तो अभी यहाँ पे हमारी जो करेंसी है, वो हमारी करेंसी या तो पेपर नोट्स होते हैं या फिर कॉइन के फॉर्म में हमारी करेंसी होती है। लेकिन जो एक अभी डिजिटल करेंसी बहुत ही फेमस हो चुका है, तो ये नोट्स, पेपर नोट्स या फिर कॉइन जो है, इसका दूसरा रूप देने के लिए, इसको दूसरा शेप देने के लिए एक डिजिटल करेंसी आई है, ठीक है, जिसको हम लोग के क्रिप्टो करेंसी के नाम से जानते हैं। तो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में आने वाले दिनों में क्रिप्टो करेंसी जो है वो वर्किंग पे आएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी होगा कि हमारा देश जो है भारत, या जो भी कंट्री इस डिजिटल करेंसी को एक्सेप्ट करेगी, तो उसके लिए वहाँ पे उस कंट्री को डिजिटली बहुत ही स्ट्रांग होना होगा। तब जा कर के वहाँ पे डिजिटल करेंसी जो हमारी क्रिप्टो करेंसी है वो वहाँ पे एग्जिस्टेंस में आ सकती है। लेकिन फ़िलहाल में जो मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी है वो हमारा पेपर एंड कॉइन्स जो हैं वही करेंसी के फॉर्म में है, पेपर नोट्स और कॉइन। तो डिजिटल करेंसी के बारे में, क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम लोग देखेंगे आने वाले दिनों में। तो अब जिस टाइप से होगा, क्योंकि वो पढ़ना नहीं है, तो यहाँ पे मेनली हम देखेंगे करेंसी। तो अगर हम यहाँ पे करेंसी की हम बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे करेंसी देखें तो इंडिया में करेंसी की हम बात करेंगे। तो इन इंडिया द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नो अदर इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन इज अलाउड टू इशू करेंसी। द रुपीज इज वाइडली एक्सेप्टेड एज ए मनी ऑफ द एक्सचेंज, मीडियम ऑफ द एक्सचेंज इन इंडिया। कि करेंसी जो है इंडिया में क्या है, तो करेंसी कहाँ से आती है, तो हमारे इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के अनुसार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है, तो उसके मुताबिक जो एक पूरा फंडामेंटल रूल्स हैं, तो वो पूरे फंडामेंटल रूल्स में फॉलो करते हुए करेंसी यानी पेपर नोट्स और कॉइन को प्रिंट करता है। लेकिन इसके अलावा आरबीआई के अलावा कोई भी ऐसी संस्था नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो करेंसी को इशू कर सकता है। तो करेंसी इशू करने का अधिकार किसको है, तो करेंसी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ही कर सकती है, और वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश के मुताबिक, उसके ऑर्डर के मुताबिक, और टोटली रूल्स को फॉलो करते हुए। ऐसा नहीं है कि आरबीआई जितना चाहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी करेंसी चाहेगी उतनी करेंसी आरबीआई को बोल देगी कि प्रिंट करने के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिपॉजिट इन द बैंक, तो दूसरी चीज़ें हमारे पास में आती है डिपॉजिट इन अ बैंक। बैंक में डिपॉजिट भी होते हैं। द अदर फॉर्म इन विच द पीपल होल्ड मनी इज एज डिपॉजिट विद द बैंक। पीपल डिपॉजिट देयर एक्स्ट्रा कैश with the bank by opening a bank account in their names. Bank accept the deposit and also pay an amount as interest on the deposit. कि दूसरा फॉर्म जो है वो डिपॉजिट इन ए बैंक है। तो बैंक में जो है डिपॉजिट करते हैं, उसके लिए एक पर्सन को एक अकाउंट ओपनिंग करना होता है, उसे एक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है जिसको कि अकाउंट नंबर बोलते हैं।
तो वहाँ से वो अपने उसी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, जो कि हम सबको पता है कि बैंक में अकाउंट्स ओपन होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे कि डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विथड्रॉन ऑन डिमांड। दिस डिपॉजिट्स आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट एंड पेमेंट आर मेड बाय द चेक्स। तो पेमेंट क्या होगा, वो डिमांड डिपॉजिट जो होगा वो चेक के ज़रिए पेमेंट किया जाएगा इंस्टीड ऑफ कैश। तो बैंक में चेक भी होते हैं और जो चेक से हम लोग डिपॉजिट करते हैं वो हमारा डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। ठीक है, तो पेमेंट जो है ये यहाँ पे इस टाइप के चेक से ही किए जा सकते हैं, अदरवाइज कोई भी मेथड से नहीं कर सकते हैं डिमांड डिपॉजिट में। चेक के बारे में आपको पता होगा कि चेक एक पेपर टाइप का होता है और उसके अंदर में सारी चीज़ें सिक्योरिटी फिक्स होती है ताकि कोई डुप्लीकेट चेक का इस्तेमाल नहीं कर सके। तो करेंसी और डिपॉजिट इन द बैंक से मनी जो है एक्सचेंज ऑफ द मीडियम कहलाता है, कि मीडियम ऑफ द एक्सचेंज है। लोन एक्टिविटीज ऑफ द बैंक, बैंक की कुछ लोन एक्टिविटीज होती है। बैंक कीप्स ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट एज ए कैश विद देमसेल्फ। बैंक अपने पास में जो पैसे रखते हैं वो कैश में नहीं रखते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में रखते हैं। दीज डेज बैंक्स इन इंडिया होल्ड अबाउट 15% ऑफ देयर डिपॉजिट्स एज ए कैश। अभी जो इंडिया की हालात है उसमें लगभग जितने भी बैंक्स हैं वो 15% ही कैश अपने पास रखते हैं। दिस इज केप्ट एज ए प्रोविजन टू पे द डिपॉजिट्स हु माइट कम टू विड्रॉल मनी फ्रॉम द बैंक ऑन एनी गिवन डे। वो इसलिए रखते हैं कि बैंक में कभी भी कोई पर्सन जिनके पैसे डिपॉजिट हैं वो जा सकते हैं, तो उन्हें विड्रॉल करके कैश देना होता है, इसलिए वो 15% कैश ही अपने पास रखते हैं। बैंक यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन। तो जितने भी डिपॉजिट्स आते हैं उन सब डिपॉजिट्स को बैंक क्या करते हैं, बैंक करती है कि लोन के फॉर्म में एक्सटेंड कर देती है। देयर इज ए ह्यूज डिमांड फॉर द लोन फॉर द वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी। लोन जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होता है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था बैंक चार्जेस ए हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन डेट व्हाट दे ऑफर ऑन डिपॉजिट। द डिफरेंट बिटवीन द क्या बोलते हैं चार्ज फ्रॉम द बोरोवर्स एंड पेड टू द डिपॉजिट इन देयर मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। तो वो जो इंटरेस्ट रेट है वही इंटरेस्ट रेट है जो बैंक किसी को प्रोवाइड करती है। तो बैंक प्रोवाइड करेगी लोन और उस पर जो इंटरेस्ट लेगी तो वो इंटरेस्ट बैंक का इनकम होगा और उस टाइप से वो अपने वर्कर्स को जो है पेमेंट करती है। यहाँ पे हमारा मेनली होगा टू टाइप के सिचुएशन से हमारे पास, टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशन, कि यहाँ पे क्रेडिट सिचुएशन कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बनता है। तो क्रेडिट का मतलब होता है उधार, लोन होता है। तो क्रेडिट रिफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाई द बोरोवर्स with the money goods or services in return of the promises of the future payment. Here are two examples which help you to understand how credit works. तो यहाँ पे दो तरीके होंगे जिसके बिना पे हम ये देखेंगे कि ये किस टाइप से लोन जो है वो वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला जो हमारा होगा वो फेस्टिव सीजन होगा। फेस्टिव सीजन में यहाँ पे कहते हैं कि सलीम ऑब्टेन क्रेडिट टू मीट द वर्किंग कैपिटल नीड्स टू प्रोडक्शन एंड द क्रेडिट हेल्प हिम टू मीट द ongoing expensive products complete production on time and thereby increase by his earning. In this situation credit help to increase earning and therefore the person is better off than before। कि ऐसे कंडीशन में क्या होगा फेस्टिव सीजन कि यहाँ पे कोई भी पर्सन जो अपनी एक प्राइवेट कंपनी चलाती है या फिर इस टाइप का कोई प्राइवेट वर्क करता है, लेकिन उसके पास उतने अमाउंट नहीं होते हैं कि वो अपने उस बिज़नेस को क्या कर सके, इम्प्रूवमेंट कर सके। ऐसे कंडीशन में वो बैंक से लोन लेते हैं, उसे इंटरेस्ट रेट पे मिलता है जितना इंटरेस्ट तय होता है, और फिर वो उस पैसे से अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं और फिर
जो प्रोडक्शन है उनका वो टाइम पे हो जाता है और इस तरीके से वो बेनिफिट में रहते हैं और फिर बैंक को लोन जो है वो चुकाते हैं प्लस इंटरेस्ट रेट के साथ में। तो बैंक की भी प्रॉफिट हो जाती है और उस कंपनी का भी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जो दूसरी चीज़ें हैं हमारे पास वो यहाँ पे है स्वप्नास प्रॉब्लम में, जो दूसरे की एक प्रॉब्लम्स है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो वो चीज़ें यहाँ पे देखेंगे अगर हम, तो ये ऐसे केस में क्या होगा कि द फेलर ऑफ द क्रॉप मेड लोन पेमेंट इम्पॉसिबल। अगर यहाँ पे अगर कोई बंदा है और उसने क्या किया, एक पर्सन ने फार्मिंग के लिए लोन लिया है लेकिन वहाँ पे रीपेमेंट करने इम्पॉसिबल हो जाता है। शी हैड टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड और रीपे द लोन। क्रेडिट इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग Swapna's improvement, her earning left her worst off. This example of debt trap. Credit in this case pushes the borrowers into a situation from which recovery is a small painful. Whether credit would be used or not depend on the risk in the situation, whether there is some support in case of loss. यहाँ पे एक तो फेस्टिव सीज़न है, तो फेस्टिव सीज़न में तो ये चीज़ें हो सकती है कि यहाँ पे उसे प्रॉफिट होता है तो वो इंटरेस्ट रेट को चुका सकता है बैंक को। लेकिन जब दूसरा कंडीशन देखेंगे तो दूसरे कंडीशन में क्या होगा कि अगर उसका बिजनेस फेल्योर हो जाता है, वो अपने बिजनेस में कामयाबी हासिल नहीं कर सकता है, तो उसे इंटरेस्ट रेट तो चुकाना ही होगा, बैंक के लोन्स तो देने ही होंगे। तो ये यहाँ पर डेब्ट ट्रैप में चला जाता है। लेकिन इस अब वो उसके लिए उसे अपनी ज़मीन लैंड को सेल करना होता है, कंपनी को सेल करना होता है, ताकि वो जो बोरोड किया हुआ है, जो लोन लिया हुआ है, उसको वो वहाँ से चुका सके। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, डिपेंड ये रिस्क को कवर करना होता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का कुछ हेल्प भी मिलता है कि ऐसे कंडीशन में उसे मदद की जाए। तो गवर्नमेंट अपने रूल और रेगुलेशन के मुताबिक वो सारे काम करते हैं जिससे उन्हें प्रॉफिटेबल में कंडीशन में ले जाया जा सकता है। तो ये दो कंडीशन थे हमारे पास में। क्रेडिट की सिचुएशन है कि उधार हम लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं, तो हमें प्रॉफिट भी हो सकती है और हमें लॉस भी हो सकता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता है और हमारे लिए नुकसानदायक हार्मफुल भी हो सकता है। यहाँ पे अगर हम बात करें टर्म ऑफ क्रेडिट्स की, तो यहाँ पे टर्म ऑफ क्रेडिट की बात में कि एवरी लोन एग्रीमेंट स्पेसिफाइज एन इंटरेस्ट रेट। हर लोन पे एक इंटरेस्ट रेट होता है विच बोरोवर मस्ट पे। जो कर्जदार होते हैं, जो बोरोड करते हैं, क्रेडिट लेते हैं, उन्हें पे करना होता है टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। जितने लोन लेते हैं प्लस उसके साथ जो इंटरेस्ट रेट होता है, उस इंटरेस्ट रेट के मुताबिक जो अमाउंट बनता है हमारा, उस अमाउंट पे हम लोग वो जो बोरोवर्स होंगे वो उन्हें पेमेंट करना होगा। लेंडर्स ऑल्सो डिमांड सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। तो लोन के अगेंस्ट में सिक्योरिटी भी जो है वो प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि अब किसी भी बंदे को, किसी भी पर्सन को, बैंक हो या कोई इंश्योरेंस कंपनीज हो, तो वो लोन प्रोवाइड नहीं कर सकती है जब तक कि उसको कोई उसके अपने टर्म्स होते हैं, उसके अपने कंडीशन होते हैं, वो टर्म एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करना होता है। तो जो फर्स्ट चीज़ यहाँ पे है वो यहाँ पे हम लोगों के लिए है, जो हमारी फर्स्ट चीज़ें हैं वो सिक्योरिटी है। ठीक है, कोलेट्रल। जो सिक्योरिटी है कि इजन द एसेट दैट द बोरोवर्स ओन सच एज द लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल्स, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट विद बैंक, use this guarantee of the lender until the loan is repaid. If the borrower fails to repay the loan, the lender has the right to sell this asset collateral to obtain the payment. Interest rate collateral to documentation required and mode of payment together is called the term of credit. It may vary depending on the nature of the lenders and borrowers. तो ये चीज़ें यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमें क्या मिलती है, तो देखते हैं कि उसके टर्म्स होते हैं, कंडीशन होते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है, तो सिक्योरिटी के तौर पे उसके पास बिल्डिंग्स या फिर व्हीकल्स इस टाइप से कोई चीज़ें होनी चाहिए। तो जो अपना टर्म एंड कंडीशन होता है लोन देने वाले के लिए, जो बोरोवर
होते हैं उन्हें वो चीज़ें प्रोवाइड करानी होती है और कुछ डॉक्यूमेंटेशन कराना होता है, तब जाकर के बैंक हो या कोई फिनेंस कंपनी उसे लोन प्रोवाइड करती है। तो ये उसके टर्म एंड कंडीशन में आते हैं। तो हर कंपनी का है, ज़्यादा टर्म एंड कंडीशन के बारे में जानकारी चाहिए तो किसी भी बैंक के लोन डिपार्टमेंट के साइट पे जाकर उसके टोटली टर्म एंड कंडीशन को पढ़ा जा सकता है और नॉलेज लिया जा सकता है। अब हम यहाँ पे जो देखेंगे वो है फॉर्मल सेक्टर। ठीक है, वो यहाँ पे हमारा आ रहा है फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया कि क्या है, चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। द वेरियस टाइप ऑफ लोन्स कैन बी ग्रुप्ड एज। ऐसे हमारे पास में लोन के कई सेक्टर बनाए गए हैं जिसमें एक फॉर्मल लोन सेक्टर है। देयर आर दी लोन फ्रॉम द बैंक्स एंड द कोऑपरेटिव्स। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया supervise the functioning and the formal source of loan. Bank have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at which interest rate. तो ये फॉर्मल लोन होता है, फॉर्मल सेक्टर है कि अगर हम बैंक से अप्लाई करते हैं किसी भी लोन के लिए तो बैंक क्या करेगी, हमारी सारी डिटेल्स को आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सुपरवाइजर्स को सेंड कर देगी और वो वहाँ से चेकआउट होकर के आपको आएगा कि आपको कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा और इस जो बोरोवर्स हैं उन्हें कितना अमाउंट जो है वो वहाँ से लोन के तौर पे मिल सकता है। तो दूसरा होता है इनफॉर्मल सेक्टर लोन की देर आर द लोन ऑफ दिस मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, एम्प्लॉयर्स, relatives and friends. There is no organization which supervises the credit activities for lender in the informal sector. There is no one to stop them from using unfair means to get their money back. तो यहाँ पे उस टाइप के लोन्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर फॉर्मल सेक्टर क्रेडिट इन इंडिया देखेंगे तो फॉर्मल सेक्टर लोन और इनफॉर्मल सेक्टर लोन क्रेडिट जो है हमारे पास दो तरह के आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे मेनली आप देखेंगे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट। तो यहाँ पे फॉर्मल और इनफॉर्मल क्रेडिट जो हम देखेंगे कि द फॉर्मल सेक्टर meets only about half of the collateral credit need of the rural peoples. The remaining credit needs to meet informal source and the importance that the formal credit is distributed more equally so that the poor can benefit from the cheaper loan। कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल क्रेडिट्स के हैं तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि अगर लोन कम से कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है तो वो डेवलपमेंट में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट होने के साथ साथ उसका रीपेमेंट करना मुश्किल हो जाता है। इट इज़ नेसेसरी दैट द बैंक एंड द कोऑपरेटिव इंक्रीजेज देयर लेंडिंग particularly in the rural areas so that the development in the informal source of credit reduces. While the formal sector loan need to expand, it is also necessary that everyone receive these loans। तो बैंक को ये सेक्टर करना चाहिए कि एक दूसरे को लोन प्रोवाइड कराने में आसानी हो। उसके लिए रूरल एरियाज़ में वो बैंक्स या वो कंपनीज होनी चाहिए। इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से भी वर्क किया गया है, जिसके लिए उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक और इस टाइप से बहुत सारे फिनंशियल छोटे छोटे बैंक्स हैं जिनको ग्रामीण सेक्टर के लिए जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पे लोन प्रोवाइड कराने के लिए खोले गए हैं। जैसे कि एग्जांपल में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक है। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर द पुअर। एक चीज़ होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प होता है कि पुअर हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंड ऑन द इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स कि बैंक आर नॉट present everywhere in the rural areas. Even if banks are present, getting a loan from the bank is much more difficult as it required proper documentation and collateral. So to overcome these problems, people credit self-help group SHG. Self-help group SHG are the small group of the poor peoples which promote a small saving among their members. It typically SHG
has of 15 to 20 members usually belonging to the neighborhood। तो यहाँ पे होता है कि एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है उसमें होता है कि प्राइवेट सेक्टर से लोन मिलते हैं। एक नॉर्मली 20-25 आदमी का एक ग्रुप रहता है जिसके अंदर में लोन की क्रेडिट के सिस्टम होते हैं और वो सारे लोन क्रेडिट के जो सिस्टम है वो उन्हें आसानी से मिल जाता है, क्योंकि बैंक से लोन लेना जो है थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो उसका एडवांटेज क्या होगा। फर्स्ट एडवांटेज में हम देखेंगे इट हेल्प्स बोरोवर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ लैक ऑफ कोलेक्टरल। सेकेंड हम देखेंगे पीपल कैन गेट टाइमली लोन फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पसेस एंड द रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट, जो वहाँ पे रिजनेबल इंटरेस्ट रेट हो जाता है। तीसरी चीज़ें हो जाती है सेल्फ हेल्प ग्रुप आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द रूरल पीपल्स। वो रूरल पीपल्स के लिए, पुअर जो भी आदमी हैं उनके लिए रूरल एरियाज़ में होती है। हेल्प द वुमेन टू बिकम द फिनेंशियली सेल्फ डिपेंडेंट एंड द रेगुलर मीटिंग ऑफ द ग्रुप प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म ऑफ डिस्कस एक्ट ऑन द वैरायटी ऑफ द सोशल इश्यूज सच एज द हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक वायलेंस। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे एडवांटेज ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप की होती है। तो यहाँ पे हमने इस चैप्टर में इस डिफरेंट टाइप के मनी एंड क्रेडिट्स के बारे में स्टडी किया है। इस मनी एंड क्रेडिट में बहुत सारे टॉपिक्स तो इंक्लूड नहीं हैं, लेकिन जो भी टॉपिक इंक्लूड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं और इन्हें समझना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि अगला टॉपिक्स आपके लिए आसान हो जाता है। तो इस टॉपिक में हमने मनी को मीडियम के फॉर्म में यूज़ किया और यहाँ पे मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी में करेंसी और बैंक डिपॉजिट को देखा और फिर उसके बोरोविंग के सिस्टम को देखा, लोन की एक्टिविटी बैंक के ज़रिए देखा। तो दो डिफरेंट सिचुएशन आता है, एक जिसमें आपको प्रॉफिटेबल कंडीशन होता है, दूसरे कंडीशन में हम लॉस में भी जा सकते हैं। तो वहाँ पे हमें लैंड वगैरह को सेल करना पड़ सकता है लोन को रीपेमेंट करने के लिए। ये टर्म ऑफ क्रेडिट्स है। तो यहाँ पे देखेंगे फॉर्मल सेक्टर को देखा और यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर को देखा। तो फॉर्मल सेक्टर से इनफॉर्मल सेक्टर से और फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है जो फॉर्मल सेक्टर पे डिपेंड करती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखा है। तो हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखा है। तो यहाँ से आप इस चीज़ को देख सकते हैं और बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ने के लिए ऑफलाइन में भी इसको पढ़ा जा सकता है। इसके लिए मैंने एक PDF फॉर्मेट टाइप नोट तैयार किया है जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप उस लिंक पे क्लिक करके इसके PDF नोट को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिए ताकि आसानी से उसको ऑफलाइन मोड में भी पढ़ सकते हैं और वो एग्ज़ाम व्यू से ये नोट्स काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।